नमस्कार। मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कभी पहले वीडियो बनाए नहीं हैं, लेकिन ये चीन का मसला लेके मेरे दिमाग में आता है कि हमें कुछ खरी बातें करने का टाइम आ गया है। क्योंकि हम सब आर्टिकल 370 राम मंदिर पाकिस्तान को लेके लगे रहते हैं। भाई हम बड़े ताकतवर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, हम मार्स तक पहुंच गए हैं, ये है चंद्रयान है। हमारे लोग गूगल के सीईओ हैं, हमारे लोग मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, और ऐसा वैसा हमको बहुत मैटर्स ऑफ प्राइड हैं। लेकिन ये वक्त आ गया है कि हम ज़रा खुद को पूछें कि हमारी चीन के सामने क्या औकात है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारी चीन के सामने ज़्यादा औकात नहीं है। ये बात हिंदुस्तान के लोगों को ना पसंद आएगी, ना सुनना चाहेंगे, लेकिन अगर हम कुछ हैं और अखंड भारत, महान भारत देखते हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट चाहते हैं, तो कुछ सच्चाइयों का सामना करने का टाइम आ गया है। आज बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, इसके दो ही आउटकम हो सकते हैं। या तो इंडिया को मार पड़ेगी चाइना से, और इंडिया की सरकार किसी ना किसी तरीके से अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करेगी, और चाइना कुछ ना कुछ इज़्ज़त बख्श देगा। और वो इज़्ज़त बचाने के लिए, हिंदुस्तान की इज़्ज़त बचाने के लिए, हमारी सरकार हमको कुछ सुना देगी जिससे हम अपनी इज़्ज़त को बरकरार मानेंगे। लेकिन चीन को पता होगा और हिंदुस्तान को भी पता होगा कि क्या हुआ है। या तो ये होगा, या ये होगा कि मोदी जी चीन के सामने अड़ जाएं। हालांकि हम में ताकत कम है चीन से, हालांकि जिन 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 मसलों पे हमारा चीन के साथ झगड़ा है, वो पहाड़ी, रेगिस्तान, खाली इलाके हैं। तो उन इलाकों के पीछे क्या चीन से झगड़ा मोल लेना? तो क्या चीन से मोदी जी झगड़ा मोल लेंगे या नहीं मोल लेंगे, वो अब देखेंगे। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, ये हमें अब सबको हिंदुस्तान के नागरिक होते हुए ये हमको सब समझना चाहिए अब। क्योंकि हमको 1962 में, 1962 में की जंग में चीन से बड़ी मार पड़ी थी, और ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। क्योंकि 1962 से पहले तक हमारी फ़ौजें वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत बढ़िया लड़ी थी, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बढ़िया लड़ी थी। हमारे सोल्जर्स, हमारे जनरल्स बहुत ही शानदार थे। हमारी जीडीपी करीब करीब चीन के बराबर ही थी। लेकिन फिर भी 1962 में हमारी अच्छी धुलाई हुई। और हमारी धुलाई हुई क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस, जिसको मैं कहूँ, या मोदी जी हैं, या नेहरू जी हैं, या उनके जो डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन थे, इनको फ़ौज से और फ़ौजी ताकत से और हिंदुस्तान की ताकत फ़ौज के थ्रू बनाने में नफ़रत थी। तो इन्होंने कौन सा जनरल लगाया, उस जनरल की क्या हैसियत थी। तो हम 1962 की वॉर बुरी तरह हारे, जो कि हारनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारी फ़ौज काफ़ी तगड़ी थी तब भी। और 1962 की डिफ़ीट के बाद हम अपने आप को चीन के सामने छोटा मानने लगे दिल में। हमारी पिक्चरों में ये बात ना आई हो, हमारे मंत्रियों ने ये बात ना की हो, हम अपने आप से एक दूसरे से ये बात ना करते हों, लेकिन इंडिया की सरकार के दिमाग में ये था कि चीन से पंगा नहीं लेना। अगर अपना थोड़ा बहुत बचा रह जाए तो ठीक है। तो आज फिर वही नौबत आ गई है। तो क्या आज हिंदुस्तान फिर अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्करों में है, या चीन को टक्कर देगा? तो सवाल यह कि हम क्या चीन को टक्कर देने की हैसियत में हैं क्या? तो इस बात पे अब
ये नॉन पॉलिटिकल बात है, इसमें ना कांग्रेस, ये कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, मोदी जी वाले क्या कहेंगे, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। ये हम एक हिंदुस्तानी होते हुए हमारे सारे मुल्क की बात है। तो इस पे हम मैं थोड़ा विचार करना चाहूँगा। तो सीधी बात यह है कि चीन इंसानियत का दुश्मन है, चीन हिंदुस्तान का दुश्मन है। 1965 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, 1971 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी। 1971 में हमने पाकिस्तान को इतना बुरा हराया कि पाकिस्तान ने उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार ढूंढने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। उस न्यूक्लियर हथियार के तहत पाकिस्तान ने खालिस्तान का मसला चलाया, कश्मीर का मसला चलाया। हमको अब 30 साल हो गए हैं पाकिस्तान और खालिस्तान के मसले झेलते हुए, जो कि पाकिस्तान के चलाए हुए हैं। लेकिन हम पाकिस्तान को कुछ कर नहीं सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार हैं। वो परमाणु हथियार चीन ने दिए हैं। पाकिस्तान के पास कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी नहीं है कि उनके पास भी बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और बड़ी न्यूक्लियर स्किल है इनके पास। ऐसा कुछ नहीं है, इनको चीन से मिले हैं। इनके जो बड़े बड़े मिसाइल हैं, ये गोरी गोरी जो इनको नाम दे रखे हैं, ये सारे नॉर्थ कोरिया के डिज़ाइन हैं जो पाकिस्तान को चीन के थ्रू मिले हैं। तो चीन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार दिए हैं, जिससे हिंदुस्तान का बेड़ागर किया है पाकिस्तान ने। सिर्फ उतना ही नहीं, जो हिंदुस्तान में नक्सल की प्रॉब्लम चल रही है, CPI M जो है माओइस्ट, तो माओ कौन है? ये चीन का बनाने वाला बदमाश था माओ। तो चीन ने हिंदुस्तान का बहुत ही नुकसान किया है। हमारे कितने लोग मरे हैं, हमारी राजनीति का क्या असर हुआ है। हम हिंदुस्तान के अंदर शांति नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चाइना की बदमाशी रही है शुरू से। तो हम ज़रा देख लें कि चीन है क्या। चीन, मैंने कहा कि इंसानियत का दुश्मन है। चीन से इंसानियत का दुश्मन, सबसे पहले चीनी इंसानियत का दुश्मन है। माओ ने 50 मिलियन चीनी मार डाले थे। उसको कल्चरल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था उस मूवमेंट को, जिसमें माओ ने 50 मिलियन कितने हुए? 5 करोड़, 5 करोड़ माओ ने 5 करोड़ चीनी लोग ही मार डाले थे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि चीनी लोग कुछ सोचते हैं, कुछ पुराने ख्याल के हैं, कुछ धार्मिक हैं, कुछ लिबर्टेरियन हैं, कुछ जमहूरियत चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, कुछ आगे पीछे 100 किस्म के लोग होते हैं। माओ ने चीनी लोगों को ऐसा मारा कि चीन के लोगों में आज़ाद सोच को कुचल दिया और चीनी सरकार की दिमागी हालत से गुलाम बनाया। और उस गुलामी, चीन के लोगों को चीनी सरकार की गुलामी में लाते लाते 5 करोड़ चीनी लोग मार डाले। ये है चीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इनको ये हजम नहीं हुआ तो तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत के दलाई लामा हिंदुस्तान में रहते हैं। तो दलाई लामा से जो अगले लामा आने वाले हैं वो कौन है, कहाँ हैं, वो चीन ने गायब ही कर दिया। जब हमारे जो इस वक्त दलाई लामा हमारे पास हैं, जब ये दलाई लामा जब इनकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद तिब्बतियों के अगले लामा कौन आएंगे वो चीनी सरकार डिसाइड करेगी। तो तिब्बतियों के पास तिब्बतियों के अपने धर्मगुरु भी नहीं छोड़े। आज उइगुर के पीछे पड़े हुए हैं। वो जो जिनजियांग में मुसलमान हैं, उनकी हालत यह है कि लाखों जेलों में बंद कर रखे हैं मर्द। उनको सिखाया जा रहा है, वही जो कल्चरल इंडोक्ट्रिनेशन जब माओ ने की थी, वही हरकत कर रहे हैं इनके साथ। और जो मर्द उइगुर के मर्द जो इन्होंने जेलों में बंद कर रखे हैं, चीन के हान मर्दों को उनकी बीवियों के घर पे सुलाया जा रहा है
ताकि वो उनकी बीवियों के साथ जो मर्द करते हैं वो करें और जो बच्चे निकलें वो चीनी हो, ना कि उइगुर। ये है चीन। तो इंडिया को जो गालियां पड़ती हैं कि कश्मीर में ये कर दिया वो कर दिया, आप माने कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ने पिछले 40, 50, 60, 70 साल में कश्मीर के सारे मर्द जेलों में बंद करके, तो हिंदुस्तान के मर्द चीन कश्मीर भेज के सारे की सारी औरतों से हिंदू लड़के करवाए होते, तो हिंदुस्तान को क्या आज नौबत होती। तो ये तो हमारी जहनियत ही नहीं है, ये तो हम करते ही नहीं है, ये तो ना करना है, ना किसी ने सोचा ऐसी हरकत। लेकिन हमको गाली खानी पड़ती है, जबकि चीन ये करता जा रहा है। तो चीन तो इंसानियत का दुश्मन है और हिंदुस्तान का दुश्मन है, और ये इनको किसी की नहीं पड़ी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को किसी की नहीं पड़ी है, सिर्फ अपनी पड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि अब हम क्या करें। अब चीन और हमारा तो 5000 साल का साथ साथ रहना रहा है, कभी जंग नहीं हुआ, कभी युद्ध नहीं हुई। वो बौद्ध हैं, हम हिंदू बौद्ध हैं, सिख हैं, सारे धार्मिक लोग हैं। तो धर्म के नाम पे तो चीन और हिंदुस्तान की तो बननी चाहिए, लेकिन नहीं बनती है, क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना है, और कम्युनिस्ट चाइना माओ का बनाया हुआ है। कम्युनिस्ट चाइना हिंदुस्तान को जीने नहीं देगा। तो जब तक हम जी रहे हैं, तो हमको जीना कैसे है? हमको ऐसे ही जीना है कि चाइना जब आंखें दिखाएगा, हम थोड़ा सा ओहो हमने जी ढोकलम बचा लिया, हमने ये अक्साई चीन पे हमने यूएन में जाके ये कह दिया, लेकिन चाइना से थप्पड़ खा के चुप होके बैठ जाएंगे। यही चलता रहेगा। तो आज तक तो ये चलता रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि आज तो चीन ऐसी नौबत पे आ गया है कि आज अमेरिका चाइना को आंखें दिखाने की से डरता है। यूरोप डूब गया है। तो 10 साल में, 20 साल में अगर अमेरिका की पावर और कम हो गई, तो फिर हम कहाँ देखेंगे? कल को चीन कहेगा कि हम अक्साई चीन भी लेते हैं, कश्मीर भी लेते हैं, त्रिपुरा भी लेते हैं, असम भी लेते हैं, सिक्किम भी लेते हैं, फिर हिंदुस्तान क्या करेगा? क्योंकि हमारी सच्चाई ये है कि हमने अपनी चीन के सामने 1962 की वॉर के डिफीट के बाद हमने अपनी पावर नहीं बनाई है। ये हमारा कसूर है। ये हमारा कसूर है, हमारी सरकार का, हमारी जनता का, हमारे लोगों का, हमारी मीडिया का, हमारे बाबू लोग का, हमारे मंत्रियों का। तो ये देखिए कि चीन की फौज आज अमेरिका को आंखें दिखा रही है। हमारी क्या औकात है? हम सुना देते हैं कि हम जी रफाल लेके आ रहे हैं, हम तेजस लाएंगे, लेकिन ये बात नहीं होती है कि चीन की एयरफोर्स कितनी बड़ी है, उसके पास कितने जहाज हैं। तो आज टाइम आ गया है कि हिंदुस्तानी अपना, हम ज़रा खुद को देखें ज़रा, हम हैं क्या। क्योंकि हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते रहते हैं। या तो हम हैं ही जो हैं वो रहेंगे, चीन की पावर बढ़ती जाएगी, हम ऐसे ही रहेंगे, या हम चीन की पावर को रोकेंगे। तो सच्ची बात यह है कि हमारी चीन की पावर को रोकने की आज तक ना हैसियत रही है, ना नज़रिया रहा है, ना इंटरेस्ट रहा है, ना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, काबिलियत। हमारी एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना के जितने स्क्वाड्रन होने चाहिए, एक सैंक्शन स्ट्रेंथ है भाई, हमको इतने स्क्वाड्रन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी है, चीन भी है, हमको इतने स्क्वाड्रन चाहिए। हम उस स्क्वाड्रन लेवल से कितना कम है, और कितना कम है 30 साल से, 40 साल से। 1983 में पाकिस्तान को F-16 मिले थे जहाज़। उस टाइम पे 1983 में F-16 मिले थे पाकिस्तान को, और उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हमको MiG-21 जहाज़ रिप्लेस करना है। 83 से लेके आज तक 37 साल हो गए हैं, 37 साल। हम आज भी MiG-21 पे निर्भर हैं, और MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए कुछ MiG खरीद लिए, कुछ मिराज खरीद लिए, कुछ ये कर लिया, कुछ वो कर लिया, कुछ रफाल खरीद लिए। तो अगर ऐसा ही चलता रहा और 10 साल में चीन की फौज और 10 गुना हो जाएगी, हम फिर वहीं बैठे रहेंगे। चीन के पास कितने ही मिलिट्री डिफेंस
की कंपनीज हैं, हम पे कितनी हैं? तो सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के मंत्रियों को, हिंदुस्तान के बाबुओं को चीन की बराबरी करने का कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, ना था ना है। ये सच्ची बात है, क्योंकि ये मोदी जी के लिए भी सच्ची बात है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि बराबरी क्या होता है। बराबरी ये है कि अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में आज चीन की तरफदारी होती है। हर यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होती है वहाँ चीनी बैठे हुए हैं, वो रिसर्च उठा के चीन ले जाते हैं। हमारे पास क्या है? हर बड़ी कंट्री की सरकार में लोग बैठे हुए हैं जो चीन से धंधा करना चाहते हैं और चीन से पैसा लेकर के चीन अपनी सरकारों की पॉलिसीज चीन के बेनिफिट में बदलते हैं। हमारी सरकार की कोई ऐसी पहुंच है वॉशिंगटन में या लंदन में या बर्लिन में? नहीं है, बनाई नहीं है। दुनिया की, अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ही मुल्कों को चीन के लिए बेचती हैं, क्योंकि चीन उनको पैसा देता है, प्रॉफिट देता है। हमको कोई पूछता है? हमको यहाँ पे सैमसंग एक फैक्ट्री लगा देते हैं, हम खुश हो जाते हैं, मेक इन इंडिया हो गया जी। गूगल ने अमेरिका को बेच दिया चीन को, एप्पल ने बेच दिया अमेरिका को चीन को। सोचिए जरा। तो हिंदुस्तान को चीन का मुकाबला करना है या नहीं करना? आज तो हमारी कोई औकात नहीं है, सीधी बात है, कोई औकात नहीं है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जमहूरियत है। चीन के सामने हम अगर अपनी सर उठा सकते हैं कि हमारे पास क्या है जो चीन के पास नहीं है, हमारे पास जमहूरियत है, डेमोक्रेसी। हम वोट डालते हैं, हमको आज़ादी है बोलने की, सोचने की। वो चीन के पास नहीं है, ना चीनियों के पास है। हमको कोई सरकारी बंदा नहीं पसंद। मोदी जी को अगर वोट नहीं मिला तो मोदी जी को जाना पड़ेगा। इंदिरा को वोट नहीं मिला तो इंदिरा को जाना पड़ा। वोट नहीं मिलेगा तो जाना पड़ेगा, बदलेंगे। ये हमारी आज़ादी है कि हम पे कोई ताकत से राज नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जमहूरियत यहीं तक रह जाती है। हमारी जमहूरियत ने हमको इसके अलावा हमको चीन के मुकाबले में कुछ नहीं दिया है। तो हम इस बात पे ज़रा बात करें कि हमारी जमहूरियत क्या है। हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हैं, हम डेमोक्रेसी हैं, तो हमारी डेमोक्रेसी क्या है? हमारी सच्ची बात यह है कि अगर आप अपने एमएलए या एमपी को पकड़ें, हमारे लोकसभा में 540 एमपी हैं, मैं दावे से कहता हूं कि उनमें से 30 या 40 से ज़्यादा को कुछ नहीं पता है, ना चीन के बारे, ना दुनिया के बारे, ना वॉर के बारे, ना जंग के बारे, ना हथियारों के बारे, ना इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे। उनको कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में सड़क का ठेका किसको मिलेगा, शराब की कारखाना किसका चलता है, बिल्डर कौन है। ठीक है ना? पार्टी को कितने पैसे देकर टिकट ली है, फिर वो टिकट के जो पैसे दिए थे वो ऊपर से कमाने कैसे हैं, जिन्होंने तुम्हारी इलेक्शन लड़वाई थी उनके पैसे कैसे पूरे करने हैं। ये है हमारी जमहूरियत। करप्शन तो चाइना में भी बहुत है, बहुत करप्शन है चाइना। लेकिन चाइना में पिछले 30-40 साल से ये बात रही है कि करप्शन तो ठीक है, लेकिन जो भी तुम करो उससे चाइना की ताकत बढ़नी चाहिए, चाइना की पावर बढ़नी चाहिए। और चाइना ने पिछले 30-40 साल में दुनिया में अपनी पावर बहुत बढ़ाई है, बहुत। आज अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं सोचे बगैर 50 बार कि कुछ किया तो चाइना से क्या हो जाएगा। तो हमारे मंत्री, हमारे जो विधायक हैं, उनको तो चाइना की पड़ी नहीं है। उनको तो ये नहीं पड़ी है कि इंडिया की पावर क्या है, इंडिया की कैपेसिटी क्या है, इंडिया दुनिया में तरक्की कैसे करेगा। इंडिया में आज चाइना के फ़ोन खरीदते हैं, ओप्पो, वीवो, Xiaomi, रेडमी, वन प्लस। इंडिया का फ़ोन बिकता है कहीं दुनिया में? इंडिया की कोई कार कंपनी है जो कारें बना सकती है जो अमेरिका या जापान या जर्मनी में बिक सके?
चीन की एक कंपनी है हुआवे, उन्होंने दुनिया को लटका रखा है। दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें हुआवे के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकती क्योंकि चीन से झगड़ा हो जाएगा। तो इंडिया की जो पावर है ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया की सच्चाई ये है कि हमारे जो बड़े बड़े सेठ हैं, या वो अंग्रेज़ों के ज़माने के सेठ हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में पैसे कमाए थे, दौलत कमाई थी, और फिर हिंदुस्तान के जो मंत्री जो उसके आज़ादी के बाद बने थे, उन्होंने उन्हीं लोगों को आगे लाया और बाकी सबके कारखाने बंद कर दिए। यहाँ वो लोग हैं जो आज़ादी के बाद अमीर हुए हैं, जिन्होंने मंत्रियों की जेबें भरी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, परमिशनें ली हैं। इंडिया का कोई अब अमीर आदमी देख लें, आप किसी जगह चले जाएं जहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, बड़े बड़े फ्लैट खड़े हैं, बहुत डेवलपमेंट है, वहां आपको वही लोग मिलेंगे जिन्होंने मंत्रियों की जेबें भरी हैं, है ना। तो अगर हमारी कोई कंपनीज है जो अच्छा काम करती हैं, जैसे मारुति है, मारुति बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन मारुति की टेक्नोलॉजी तो सारी जापान की है। अगर हमारी कंपनीज हैं जैसे विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये अच्छा काम करती हैं, लेकिन ये इनका सच्ची काम ये है कि ये ओरेकल तो नहीं है ना, गूगल तो नहीं है ना, हुआवे तो नहीं है ना, वन प्लस तो नहीं है ना। हमारे लोग अमेरिका के लिए कुली का काम करते हैं, जो रात रात बैठ के कॉल सेंटर्स में बैठ के कुलियों का काम करते हैं। कल को इन्फोसिस बंद हो गया या विप्रो बंद हो गया तो अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या औकात है हमारे कंपनीज की? कोई औकात नहीं है, सच्ची बात है। तो जब भी मैंने लोगों से बात की है कि चीन से झगड़ा करने की, बराबरी करने का टाइम आ गया हिंदुस्तान का, मुझे ये सुना दिया जाता है कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं है। अरे क्यों नहीं है भी इकोनॉमी? आपके लोग हमारे पास 70 साल से इकोनॉमी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सच्ची बात यह है कि हमारी इकोनॉमी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जमहूरियत में हमारे मंत्रियों को ना इंडिया की पावर की पड़ी है, ना इंडिया को अमीर बनाने की पड़ी है, ना इंडिया को दुनिया में कंपेटिटिव बनाने की पड़ी है। अपनी जेबें भरते हैं, अपनी पावर बनाते हैं। सिर्फ बनाओ भाई, चीन भी करप्ट है, इंडिया भी करप्ट है, तो ये तो करो, लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो जरा हम अपनी जमहूरियत को देख लें। हमारी जमहूरियत की पहली बात यह है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जिसको वोट डालना। हमारी जमहूरियत की सच्चाई ये है कि हमारे दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके ओपिनियन बड़े होते हैं, भी 370 पे ये होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये होना चाहिए, ये वो फूं फां। लेकिन ये वही लोग होते हैं कि सरकार बदलने पे इनकी ज़िंदगी में फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मनमोहन सिंह थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उससे पहले राजीव गांधी की सरकार थी, बीच में ये देवेगौड़ा शो आए, आज मोदी जी हैं, लेकिन सरकार आए जाए इनकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खुशहाल हैं। तो इनकी खुशहाली चलती है और इसमें मैं भी आता हूँ, तो हमारी खुशहाली चलती है। तो हम तो सरकार को, जो पॉलिटिक्स को लेके, पॉलिसी पे लेके जो हम भाषण देते हैं, वो भाषण तो वही होते हैं जो कि हमारे दिल को खुश करते हैं। दूसरी हमारी वो जनता है जिस जनता का सरकार बदलने पे इनकी ज़िंदगी की हालत बदल जाती है। वोट डालने वाले तो ये हैं, और इनकी सच्चाई ये है कि ये किसान हैं जो 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 कुचले जाते हैं, ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कुचले जाते हैं। जिन जिन लोगों की ज़िंदगियां इलेक्शन की रिजल्ट पे बदलती हैं, वो लोग आज भी हिंदुस्तान में कुचले हुए हैं। तो जमहूरियत की, डेमोक्रेसी के भाषण देने वाले हम लोग वो हैं जिनकी ज़िंदगियां इलेक्शन से नहीं बदलती। और जो लोगों की ज़िंदगियां बदलती हैं उनकी वोट से चाइना का तो क्या चाइना, क्या ढोकलम, क्या अक्साई चीन, इनको तो खाने को नहीं है। तो हम सब अपनी डेमोक्रेसी देख लें। एक गांव है, कोई भी गांव होगा, गांव में अब सरपंच है। सरपंच कैसे इलेक्शन जीतता है? मुझे वोट दिलवाओगे, दोगे तो मैं फिर सरकार की स्कीमों में से तुम्हारे लोन शोन निकलवाऊंगा। एमएलए से सेटअप होगा, एमएलए कहेगा कि मुझे वोट दिलवाना है, फिर ही तुमको सरकार की स्कीम में से कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैसे जीतते हैं सरपंच? अगर किसी गांव में 10,000 वोट है तो 10,000 वोट में 10 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे जाति के हिसाब से, और हर कोई अपनी जाति के हिसाब से ही अपने सरपंच को वोट डालेगा।
तो एक कोई बदमाश जीत जाएगा। वो कैसे जीतेगा? 2000 वोट पे जीत जाएगा। 10,000 वोट हैं, 2000 वोट पे जीत जाएगा। 10,000 वोट में से उसकी अपनी जाति के 200-300 वोट होंगे, बाकी सारे वोट उसने लिए होंगे कैसे? शराब बांट के। यही बात है ना। और ऐसे 50, 60, 70 सरपंच इकट्ठे होके एमएलए जितवाएंगे। उस एमएलए ने पार्टी को कुछ करोड़ों दे करके टिकट ली होगी और फिर वो ऐसे सरपंचों से इलेक्शन जितवा के उनको पैसे दिलवाएगा, फिर उनके काम करवाएगा और फिर उसकी कंस्टिट्यूंसी में जो जितने कारोबार चलते हैं, जितने धंधे चलते हैं, जितनी सरकार की स्पेंडिंग होती है, उसमें से अपना शेयर निकालेगा, अपने यारों दोस्तों को अमीर करवाएगा। यही जमहूरियत है ना। तो इंडिया में 4000 एमएलए हैं, 500 कुछ एमपी हैं। आप इनमें से, मैं दावा कहता हूं, आप इनमें से 80-90% पकड़ लें, इनको अपने पेट भरने के अलावा, अपनी पावर के अलावा इनको कुछ नहीं पता। ना पता है, ना परवाह है कि डीआरडीओ ने क्या किया, इसरो ने क्या किया, अक्साई चीन में 1913 में तिब्बत के साथ क्या ट्रीटी थी जिसके ऊपर चाइना से झगड़ा हो गया। नेहरू जी ने चाइना के साथ जो चाओ एन लाई यहाँ आए थे कि भैया झगड़ा एक बार मसला हल कर लो, वो नेहरू जी नहीं माने। क्यों नहीं माने? उनके ना मानने से क्या नुकसान हो गया? मानना चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था? ये इंडिया के 90% एमएलएज और एमपीज को ना पता है, ना शौक है। तो हमारे पास जमहूरियत तो है, हम वोट तो डालते हैं, लेकिन इस जमहूरियत का क्या फायदा? पूछे ना अपने आप को। तो अगला सवाल ये उठता है कि हम अब करें क्या? अगर चीन से झगड़ा छेड़ेंगे तो चीन तो पिटाई पे तो आ जाएगा। चीन की इज्जत की बात है। और आज ये नौबत आ गई है कि सारी की सारी अमेरिका के जो सारे दोस्त हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, इजराइल वगैरह, ये चीन से झगड़ा लेंगे। तो वहाँ पे हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? हम क्या बात करेंगे चीन से इन सब के बीच में कि हमको झगड़ा नहीं करना? हम अमेरिका के बिहाफ पे झगड़ा नहीं करेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू वाले, मोदी जी के साथ वो लगे हुए थे डिप्लोमेसी करने। तो चाइना थप्पड़ मार देता है तो हम चुप करके बैठ जाते हैं, चाइना थोड़ा मुस्का देता है तो हम खुश हो जाते हैं। यही रियलिटी है हमारी। और ये रियलिटी तभी बदलेगी जब हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के मंत्री बाबू, ये सब लोग पे ठान ले लेंगे कि चीन के साथ तो बदला टक्कर लेनी ही लेनी है, क्योंकि चीन से हम नहीं डरेंगे। और इसके लिए हिंदुस्तान की सारी सोच बदलनी होगी। ये होगा कि जो इंडिया में जो दौलत वाले हैं, जो मिनिस्टरों मंत्रियों की इलेक्शंस लड़वाते हैं, उनका चीन के साथ धंधा बंद हो जाए? होगा? मुश्किल है। क्योंकि सच्चाई है कि अगर चीन के साथ टक्कर लेनी है तो फिर इंडिया को जमहूरियत को ताकतवर बनाना होगा। इसका यह मतलब है कि 90% जो मंत्री, ये जो एमएलए और एमपी बैठे हुए हैं, या इनको साइड होना होगा या इनको मान जाना पड़ेगा। फिर भी कहां से आएगी ताकत? जहाज कहां से आएंगे? डिफेंस कहां से आएगी? सोल्जर्स कहां से आएंगे? हथियार कहां से आएंगे? गोला बारूद कहां से आएगा? उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसे के लिए हमको चाहिए एलाइज, बाकी और लोग जो हमारे साथ हों। हमारे साथ इस टाइम कोई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी रही है जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट भी इतना बड़ा झूठ है। नॉन अलाइनमेंट का झूठ ये है कि हमने फैसला कर लिया कि हम किसी के साइड नहीं हैं, लेकिन हम थे तो हम रूस की साइड। तो जी आज भी हिंदुस्तान के दिल में रूस के लिए बहुत प्यार है। लेकिन सच्ची बात यह है कि रूस ने, सोवियत यूनियन ने हिंदुस्तान के सारे मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट वगैरह सारी पार्टीज को खूब पैसा खिलाया कि इंडिया को सोशलिज्म में रखो, कम्युनिज्म में रखो, गुर्बत में रखो, कंट्रोल में रखो, ताकि अमेरिका जैसी आज़ाद मुल्क के साथ दोस्ती ना हो पाए। तो चीन के साथ टक्कर लेने के लिए इंडिया को आज अमेरिका के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन आज इंडिया में 90% लोग वो रूस की बिठाई हुई कम्युनिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे।
कि अमेरिका को तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। अरे भैया, हिंदुस्तान को अपनी नहीं पड़ी है, हम हिंदुस्तान को तो अपनी भी नहीं पड़ी है। ये हम भूल जाते हैं कि अंग्रेज 1947 में नहीं जाना चाहते थे, अपने टाइम से जाना चाहते थे। अमेरिका ने कहा था कि नहीं, तुम अभी निकलो, अभी निकलो तुम। अमेरिका ने निकाले थे ब्रिटेन को इंडिया से। ठीक है, मोदी जी, गांधी जी थे, ठीक है, बोस थे, ठीक है, ये सब था। अंग्रेजों ने जाना तो था ही, लेकिन उनको जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आराम से जाते, वो उनको अमेरिकन ने निकाला था, निकलो यहां से। उसके बाद हिंदुस्तान में इतनी गुर्बत थी कि खाने को नहीं था, अनाज नहीं था, यहाँ पे भूखमरी आम थी। हमारी जो यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आने तक, ये ग्रीन रेवोल्यूशन नेहरू जी जो लाए थे, ट्यूबवेल लगे, फार्म लगे, मंडियां बनी, बिजली आई ताकि अनाज की उपज हो, इस सब में अमेरिका ने मदद की थी। और जब तक हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन होने तक कि भाई इंडिया में अब अपने पेट भरने के लिए अनाज बनता है, उससे पहले अमेरिका के जहाज आते थे यहाँ, समुद्री जहाज अनाज भर भर के आते थे हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए। चीन ने तो कुछ नहीं दिया, रूस ने तो कुछ नहीं दिया। 1962 में जब जंग छिड़ी अमेरिका के चीन के साथ, अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज पहाड़ों में इंडियन सोल्जर्स को सप्लाईज पहुंचा रहे थे। तो इंडिया और अमेरिका का फाइनली झगड़ा तो हुआ इंदिरा जी के पीछे, क्योंकि अमेरिका का तो सोवियत यूनियन के साथ तो झगड़ा था और इंडिया के सारे पॉलिटिशियन तो रूस के काबू में थे। तो अमेरिका ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि तुम रहो फिर रूस के साइड। क्योंकि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि तुम रहो रूस के साइड पे, तो आज सारे के सारे इंडियंस यही सुनाते हैं कि अमेरिका तो जी अपना ही पेट भरता है। मुझे इस बात पे बड़ी घिन आती है। हर इंडियन को अमेरिका जाना है, हर इंडियन के घर पे फैमिली में अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, और जो अमेरिका में बैठे हुए हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि भैया अमेरिका तो कुत्ती जगह है, गंदी जगह है, अमेरिकन गंदे लोग हैं, हमको इंडिया वापस आना है, इंडिया मत आओ। उनको अमेरिका बहुत पसंद है, लेकिन हम इंडिया में बैठ के नहीं जी अमेरिका बड़ा खुदगर्ज है। अमेरिका खुदगर्ज नहीं है। अमेरिका के साथ जिस मुल्क ने वफा की है, अमेरिका उनका पूरा वफादार है। इंग्लैंड को देख लें, इजराइल को देख लें, जापान को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ताइवान को देख लें, जो मुल्कों ने अमेरिका के साथ वफा की है, अमेरिका उनका पूरा वफादार है। हिंदुस्तान ने वफा नहीं की है, क्योंकि हम बहुत चालाक हैं। हम ले भी लेते हैं, किसी का साइड भी नहीं लेते हैं, और फिर सुना देते हैं कि वो खुदगर्ज हैं। हमें तो खुदगर्जी भी नहीं आती, क्योंकि हमारे तो मंत्री बाबू ही खुदगर्ज हैं। सच्ची बात है ना। तो चीन के साथ अगर टक्कर लेनी है, तो हमारी जो जमहूरियत है, ये हम सोच लें कि अगर चीन के साथ टक्कर लेनी है तो हमको अमेरिका के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो उस दोस्ती में अमेरिका के जहाज खरीदने पड़ेंगे, अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ ही हैं। कल मूड नहीं बदल लेंगे, कल सरकार बदल जाएगी, कल दूसरा कोई कैबिनेट सेक्रेटरी आ जाएगा, कल कुछ और हो जाएगा, तो हम फिर अपना मूड बदल देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि आप भी जमहूरियत हैं, हम भी जमहूरियत हैं, आप भी आज़ाद हैं, हम भी आज़ाद हैं। चीन हम दोनों का दुश्मन है, तो हम ये जंग इकट्ठा ही लड़ेंगे। उसमें यह भी हो जाएगा कि अब चीन के साथ अगर अमेरिका के ब्लॉक के साथ अगर झगड़ा होता है, तो वो जंग कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होगी, कि चीनी अपने फौजी भेज के वहाँ तो नहीं पहुँचेंगे। किसी का बॉर्डर ही नहीं लगता है चाइना के साथ, बॉर्डर तो हमारा लगता है। इसका मतलब कि फड्डा हमारे साथ हो जाएगा। तो चीन ने जो हमारे ऊपर ये जो बॉर्डर पे जो झगड़ा हो गया ना, ये चीन हमें बता रहा है कि अगर अमेरिका के साथ रहोगे तो तुमको मार पड़ेगी। और अगर हमने ये बात मान ली कि चीन के साथ अमेरिका के साथ जाएंगे तो मार पड़ेगी, हमको मार नहीं खानी, इसलिए हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे। मतलब कि हम अकेले ही रह जाएंगे। चीन के थप्पड़ खाएंगे, 1962 में खाया, अब भी खाएंगे। न्यूक्लियर वेपन भी के थप्पड़ भी खा लिए, पाकिस्तान के थप्पड़ भी खा लिए। अक्साई चीन में उनकी ये गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनकी सड़कें भी बन गई, उस पर भी थप्पड़ खा लिए। यहाँ पे नक्सल मूवमेंट हो गई, वो भी थप्पड़ खा लिए। CPIM ने जो काम किया वो भी थप्पड़ खा लिए। हम थप्पड़ ही खाते रहेंगे, लेकिन अमेरिका से दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गूदा नहीं है कि 4-5 तगड़े दोस्त लेके चाइना के पास पहुँच जाए। बता भाई तू, ये हमें नहीं है।
हमारी सच्चाई ये है कि हमारी जमहूरियत, जिस पे हम इतना गर्व रखते हैं कि हम वोट डालते हैं, हमारी जमहूरियत है। हमारी सच्चाई ये है कि हमारी सरकार चलाते हैं बाबू आईएएस। मेरे पिताजी खुद आईएएस में थे, मैंने देखा है। क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर किसी स्टेट में अगर हमारे 4000 एमएलए हैं ना, पूरे कंट्री में 4000 एमएलए, तो 4000 एमएलए में से 50 काबिल नहीं होंगे सरकार चलाने में, पॉलिसी बनाने में, अपने स्टेट, अपने लोग, अपनी जनता, अपनी कंट्री को आगे करने में उनकी कोई काबिलियत नहीं होगी। उनकी काबिलियत होगी वोटें जीत के धंधा चलाने की। तो किसी भी एक डिपार्टमेंट, अगर आप डिपार्टमेंट ले लें, कोई एनर्जी का डिपार्टमेंट है, बिजली का डिपार्टमेंट है, टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में मुसीबत ये होती है कि मंत्री जो आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस मंत्री को कुछ शौक होगा, या उसके आइडियाज़ होंगे, या उसको एनर्जी के बारे बहुत पता होगा, या टूरिज्म के बारे, या पब्लिक वर्क्स के बारे, या एग्रीकल्चर के बारे खास नहीं पता होता। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का ये होता है कि मंत्री कोई भी आए, इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, पार्टी ने मंत्री को ओहदा क्यों दिया, किस काबिलियत पे दिया, आए जाए, सरकार तो बाबू को चलानी है। तो बाबू को कोई पॉलिसी नहीं है, बाबू को तो जनता ने नहीं इलेक्ट किया है, बाबू को सिर्फ महकमा चलाना है, महकमा चलता रहे, उनकी मजबूरी है, महकमा चलता रहे। तो हमारी सरकार तो बाबुओं के सर पे महकमे चलाने की सरकार पे चलती है, क्योंकि मंत्री अच्छा हो बुरा हो इसका कुछ पता तो होता नहीं है। तो जो बाबू ऐसे महकमे चलाने की ब्यूरोक्रेसी बनी है, वो तो चाहेंगे ही नहीं कि कुछ उल्टा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। उनका तो काम है कि भाई चलता रहे, चलता रहे। तो अगर हमारी जमहूरियत नहीं बदलेगी, अगर ये चलता ही रहे, हमारे बाबुओं के सर पे ही बात रहेगी, तो चलता ही ऐसे ही चलता रहेगा। चाइना थप्पड़ मारता रहेगा, हमारे इलेक्शन ऐसे ही चलेंगे, इंडिया की कोई पावर नहीं बनेगी, हमारी कोई कंपनी दुनिया में किसी औकात वाली नहीं होगी। हमारे जो बड़े सेठ हैं, जो अरबपति हैं, वो सब मंत्रियों के साथ यारियां दोस्तियां करके अपने अप्रूवल साइन करा के जो जिस तरह करते हैं, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्टों में आते रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान तो ऐसा ही रहेगा। और 10-20 साल में जब चीन की पावर और बढ़ जाएगी और हिंदुस्तान की पावर कहीं नहीं जाएगी, और ये xiaomi शामी जो घूम रहे हैं, ये 20-30 साल में इंडिया को खा जाएंगे। तो फिर राम मंदिर पे जाके डंडे बजा लेना, सीधी सी बात है। तो इसका अब करें क्या? सोचें। अब मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखता है सिवाय एक कि मोदी जी ट्रंप के साथ दोस्ती करें, मोदी जी रफाल शफाल भूल जाएं। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम चीन के जी रफाल लेके आए, 36 रफाल लेके आए हैं। 36 रफाल से चाइना का कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। और अगर चीन के साथ, क्योंकि सच्चाई बात है कि अगर जिस दिन जंग छिड़ गई ना, उस दिन क्या रफाल बेहतर है, या मिग बेहतर है, या सुखोई बेहतर है, या F-16 बेहतर है, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन फ़र्क पड़ेगा कि आपके साथ कौन खड़ा है, किसके दम पे आप चीन को आंखें दिखाते हैं, कि कौन आपके साथ खड़ा है। तो हमको अमेरिका के साथ खड़े होना, हमको अमेरिका साथ चाहिए। इसका ये मतलब है कि मोदी जी को पूरी प्रो अमेरिका पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करें, रफाल शफाल भूल जाएं, अमेरिकन जहाज़ खरीदें, अमेरिका के साथ कुछ कमिटमेंट्स करें, कुछ कमिटमेंट्स लें कि हमारा गरीब मुल्क है, हमारे को इकॉनमी चाहिए, हमको माइग्रेंट हैं, ये है वो, आप क्या देंगे, हम क्या करेंगे, कुछ डील करें, कुछ सौदा करें कि अमेरिका आपको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा, हम ये देंगे, आप ये देंगे, कुछ सौदा करें। और जो लोग पिछले 70 साल से एंटी अमेरिकन प्रो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ बना के इंडिया को गुर्बत और गरीबी और कमज़ोरी में रखे हुए हैं ना, उनको साइड कर दें। क्योंकि अगर मोदी जी से ये ना हुआ, या मोदी जी ये करना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये सोच लें कि हिंदुस्तान तो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक आई गई चीज़ है। 70 साल पाकिस्तान को आंखें दिखा दी, और 20-30 साल ये चल जाएगा, फिर बात ख़त्म।
जिस दिन चीन का, और 30 साल में चीन का अगर मन किया कि हमको इंडियन ओशन का एक्सेस चाहिए, उस दिन इंडिया हमारे रास्ते में है कि हमको तो बे ऑफ बंगाल में हमको अपने जहाज़ लाने हैं, तो हम अटैक करेंगे। वो जो जो चिकन्स नेक जिसको बोलते हैं, मुर्गी की गर्दन, जहाँ पे बंगाल के ऊपर, जहाँ पे वो जो असम वगैरह के साथ कनेक्शन होती है, वहाँ 10-12 किलोमीटर की चौड़ाई का टेरिटरी है सिर्फ इंडिया की। वहाँ पे अटैक करेंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही काट डालेंगे बे ऑफ बंगाल पे एक्सेस के लिए। फिर क्या करेगा हिंदुस्तान? न्यूक्लियर बम मारोगे चाइना पे? तो सच्ची बात यह है कि हमारी जमहूरियत हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमको आज़ादी है बोलने की, लेकिन वो भी जा रही है। नेहरू जी को कुछ कह दीजिए तो FIR, गांधी परिवार को कह दीजिए कुछ तो FIR, मोदी जी को कुछ कह दीजिए तो FIR, कश्मीर पॉलिसी पे कंप्लेंट कर दीजिए तो FIR। मतलब कि अगर हमारी जमहूरियत से हमको आज़ादी मिलती है तो वो आज़ादी भी अब छीन रहे हैं। तो जिस दिन वो आज़ादी छिन जाएगी फिर गुलाम हो जाएंगे चाइना के। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ OnePlus के फ़ोन पे। आज मैं अगर कहूँ कि भैया हिंदुस्तान के लोग, चाइना हमारा दुश्मन है, आप चीनी फ़ोन ख़रीदना छोड़ दें, आईफोन OnePlus छोड़ दें, Xiaomi ना ख़रीदें, Oppo ना ख़रीदें, Vivo ना ख़रीदें, तो इंडियन जनता का यही जवाब आएगा कि भैया इनके स्पेसिफिकेशन बड़े अच्छे हैं, कीमत बड़ी अच्छी है। मतलब कि चीनी सरकार ने ये फ़ोन अपनी सब्सिडी से इंडिया में सस्ते बेच दिए और हिंदुस्तान के लोग 3-4 हज़ार रुपये बचाने के लिए चीन के ग़ुलाम हो गए ना। तो जब आप ही लोग फ़ोन के, हम लोग, मेरा OnePlus है, अगर हम ही लोग चीन के ग़ुलाम हो गए 4-5 हज़ार रुपये के पीछे, तो हमारे सेठ लोग, हमारे मंत्री लोग जो कि हैं ही पैसे के भूखे, वो नहीं बिकेंगे? तो हम तो चीन के बिकने की नोक पे हैं। और हिंदुस्तान, ये अखंड भारत के जो हम ख्याल देखते हैं और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की सीटों के ख्याल जो देखते हैं ना, ये तभी आएगा जब हिंदुस्तान में थोड़ा गुदा आएगा। और मुझे अभी गुदा दिखता नहीं है, और ये गुदा तो तभी आएगा जब हिंदुस्तान की जनता में गुदा आएगा। और ये अपने सरपंच से लेके MP तक लेके जो कोई पॉलिटिशियन, मंत्री, जो, अब मैं क्या कहूँ, मैं कहने वाला था कि अपने MP को या MLA को जाके ज़रा 4 सवाल पूछें, लेकिन वो साहिब लोग हैं, हमारी क्या औकात है? अमेरिका में अगर आप अपने सेनेटर को चिट्ठी लिखें, सेनेटर को जवाब देना है, जनता ने पूछा है, सवाल जवाब देना है। यहाँ पे MP राजा साहब हैं, आप कौन हैं? तो सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान अगर अपनी जमहूरियत को एकदम उल्टा नहीं करेगा, चीन के साथ टक्कर लेने पे नहीं आएगा, चीन के साथ टक्कर लेने वाले और मुल्कों के साथ पक्की यारी दोस्ती नहीं करेगा, तो हमारी कहानी और 20-25 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो राम मंदिर बना लें, कश्मीर ले लें, लेकिन हमारी ना आज औकात है ना रहेगी। औकात बनाएंगे तो बनेगी, नहीं तो हम ख़त्म होने वाले हैं। तो आप सब सोचें। 45 मिनट मैंने आपके ले लिए, लेकिन पता नहीं आपको कुछ इसमें से मिला भी है कि नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप हिंदुस्तान के पेट्रियट हैं, अगर आप नेशनलिस्ट हैं, तो आप 2 मिनट पाकिस्तान को भूल जाएं और आप सोचें, इस बात पे ना खुश हों कि हमारे पास जी रफ़ाल आ गए हैं तो चाइना का मुंह तोड़ देंगे। हमारी चाइना की मुंह तोड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि औकात इस पे नहीं होती कि आपके पास रफ़ाल है या मिग है या तेजस है। औकात होती है कि आपकी कलेजे में कलेजा आपका है कि नहीं है। और आज तक हिंदुस्तान का चाइना से लेने का कलेजा 1962 के बाद नहीं हुआ। तो अगर आज हमने वो कलेजा ना बनाया, ना दिखाया, और हमने अपनी सारी की सारी सोच ना बदल डाली कि हम पे ऐसी पावर आ जाए यारों दोस्तों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ, कि हम उनके साथ ऐसे फिट हो जाएं कि चाइना को कहीं ना जाने का छोड़ें, तब हमारा कुछ होगा। अगर हम ये नहीं करते, नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते, तो फिर हिंदुस्तान चीन का गुलाम ही बनेगा। ये सच्ची बात है। ये हमारे दिल को नहीं पसंद, तो कोई नहीं, अपने OnePlus फ़ोन पे ट्वीट कर लें कि इंडिया कितना अच्छा है, डोकलम पे चाइना को क्या मज़ा चखाया था। ठीक है, जय हिंद।